नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसे लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। 14 फरवरी यानी कि कल यूपी के दूसरे चरण तो उत्तराखंड और गोवा में एक ही चरण में चुनाव होंगे, जिसे लेकर घमासान जारी रहा। सत्ताधारी पार्टियां जहां विपक्षी पर हमलावर रही तो विपक्ष उन पर निशाना साधता रहा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अपने को बेहतर और दूसरों को फेल बताने की होड़ लगी है। अपने मेहमानों के साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में चुनावी मौसम छाया हुआ है। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो गई है। पार्टियां दिशा और दशा तय करने में जुटी हुई हैं। यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और गोवा में भी कल यानी कि 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसे देखते हुए सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। 14 फरवरी को रण यूपी में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान। सहारनपुर, बिजनौर, संभल, बदायूं और बरेली में वोटिंग। मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और शाहजहांपुर में भी मतदान। उत्तराखंड में एक चरण में होगी वोटिंग। देवभूमि में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। गोवा में एक चरण में 40 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सत्ता बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी से उन्हें कड़ी टक्कर मिल रही है। वहीं गोवा में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कांग्रेस, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां जोर लगा रही हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी सत्ता में है, जहां आम आदमी पार्टी और कांग्रेस उसे टक्कर देने की कोशिश कर रही है। 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी, जो गुंडाराज था, जो दंगों का शासन था, नाम तो समाजवादी था लेकिन काम दंगावादी था और सोच परिवारवादी था। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। हमारे अलीगढ़ के लोग जानते होंगे, जिस चरण में चुनाव हुआ है उस चरण के लोगों ने और खासकर किसान और नौजवानों ने और जिस तरीके से व्यापारियों ने साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो चुका है। 5 राज्यों में चुनावों को लेकर सियासतदानों ने मोर्चा संभाल रखा है। धुआंधार प्रचार अभियान किए जा रहे हैं, लिहाजा कोरोना की वजह से प्रभावित रैली में सियासतदान पूरा जोर लगाने में जुटे हुए हैं। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे, जब 3 राज्यों के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर प्रत्याशियों के प्रति अपना प्यार दिखाएंगे। देखना होगा कि मतदाता किसके ऊपर अपना प्यार लुटाते हैं। हालांकि इसका पता तो 10 मार्च को ही चलेगा, लेकिन सियासतदानों ने जनता का प्यार पाने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो 3 राज्यों में कल वोटिंग होगी। उत्तराखंड और गोवा में एक फेज में सभी विधानसभा की सीटों पर मतदान करवाने की व्यवस्था कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे फेज के लिए वोटिंग होगी। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान करवाया जाएगा। करीब करीब 2 करोड़ मतदाता जो हैं, 500 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर देंगे ईवीएम में कैद। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमनीश वत्स, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वत्स साहब, फर्स्ट फेज अगर हम यूपी की बात करें तो सेकेंड फेज में कोई प्रचार के तरीके में बदलाव आपने देखा क्या? मुद्दे बदले क्या? हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के ये जिले हैं जहां पर वोटिंग कराई जा रही है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं जो प्रचार के तरीके, मुद्दे कुछ बदलते हुए दिखे क्या आपको? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग की जो बीजेपी की रणनीति है, खास करके चाहे हैदराबाद का निकाय चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, यूपी विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा हो, हर मोड़ पे आप देखेंगे बीजेपी काफी सशक्त, खास करके जो उनका जो मैनेजमेंट लेवल है वो काफी ज्यादा सशक्त माना जाता है। इसीलिए आप जीत प्रतिशत आप चुनाव के बाद आप परिणाम के रूप में जब हम लोग देखते हैं तो आप देखते हैं कि बीजेपी काफी प्रचंड
उनको बहुमत मिलता है। इसका एक वजह, एक कारण ये भी है। दूसरा, जब हम चुनाव प्रचार की बात करें तो आप देखेंगे कि योगी जी खास करके जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव मूड में है। एग्रेसिव मूड में होने का कारण हम लोगों ने जैसे देवबंद, अब देखिए कल का जो चुनाव है उसमें देवबंद एक आप देख सकते हैं, अमरोहा है, चाहे बरेली है, मुरादाबाद, बहुत सारे ऐसे। देवबंद वही जगह है जहां पे कितनी तरह की आतंकवादी घटनाएं होती थी, गतिविधियां चलती थी। आपने समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उस समय भी हम सब ने देखा होगा कि उनको काफी सपोर्ट किया जाता था। आज देवबंद देखिए किस तरह से बदलाव आया है कि देवबंद में एटीएस के सेंटर खुले हैं ताकि उन सारी आतंकवादी गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से निरस्त करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो ये बीजेपी की रणनीति है, ये योगी आदित्यनाथ जी की रणनीति है और इसी रणनीति को आगे लेकर के आप देखेंगे वो हमेशा अग्रसर रहते हैं। जब वो सांसद थे, जब हम सब जैसा कि जानते हैं कि एक गोरक्षनाथ पीठ के अग्रेसिव पॉलिटिक्स देखने को मिला, खासतौर पर सत्ता पक्ष की तरफ से अग्रेसिव पॉलिटिक्स देखने को मिला, अग्रेसिव प्रचार देखने को मिला है। राहुल लाल साहब, फर्स्ट फेज से दूसरे फेज में क्या बदला है? देखिए, फर्स्ट फेज के बाद से मुझे जो दिख रहा है यहाँ के जो सारे धार्मिक समीकरण और जो जाति समीकरण है, देखिए वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए वो पहले से और ज्यादा जो है कि वो विपरीत परिस्थितियां नजर आ रही हैं। हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि जब 2017 में देखिए बिल्कुल आंधी तूफान वाली स्थिति थी यहाँ पे, तब भी समाजवादी पार्टी एक तरह से 15 सीटें जो है कि यहाँ से निकालने में सफल हुई थी। और ये एक तरह से गन्ना बेल्ट है, किसान आंदोलन का पूरा प्रभाव यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने काफी ज्यादा प्रयास किया कि कहीं न कहीं ध्रुवीकरण किया जा सके, लेकिन वो ध्रुवीकरण हो ना सका। और अलग अलग जो देखिए अल्पसंख्यक वोटों को भी तोड़ने के प्रयास थे कि भाई एक रणनीति थी वो कि कहीं कहीं वो टूट जाए, थोड़ा हो सकता है वो कांग्रेस में चला जाए, बीएसपी में चला जाए, कहीं और भी चला जाए, वो नहीं टूटा है। और उसके साथ ही साथ जाट सहित जो दूसरे अन्य लोग थे, चूंकि देखिए वो अपने आप को जाति या धार्मिक समूह के रूप में ना देख के वो किसान के रूप में देख रहे हैं। तो ये सारे लोग कहीं कहीं एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं इस जगह पे। और सेकंड चरण में स्थिति जो है वो प्रथम चरण की तुलना में भी कहीं कहीं गठबंधन की स्थिति नजर आ रही, मजबूत नजर आ रही है यहाँ पे। क्यों मजबूत नजर आ रही है? राहुल लाल साहब, देखिए कुंदन जी, देखिए इसमें एक तो देखिए यहाँ पे अल्पसंख्यकों की संख्या आप देख लीजिए, जो अगर प्रथम चरण में हम लोग देख रहे थे उसके तुलना में अगर यहाँ पे वो प्रतिशत देखते हैं तो वो प्रतिशत तो अभी ज्यादा बड़ा प्रतिशत है। और देखिए जो इस क्षेत्र में चाहे वो जाट हो, चाहे वो जो है कि सैनी हो, चूंकि सैनी के भी बड़े नेता जो है गठबंधन में शामिल हुए हैं, तो जो समीकरण बनाया हुआ था हम लोगों को, देखिए 2017 का एक समीकरण याद आएगा आपको कि 2017 में किस तरह से बड़ा सा फलक जो है कि बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने, एक सोशल इंजीनियरिंग बनाया था। वो सोशल इंजीनियरिंग लेके आज कहीं कहीं यहाँ पे विपक्षी गठबंधन नजर आ रहा है। देखिए मैं एक चीज जरूर कहूंगा इन तमाम चीजों के बावजूद, धर्मपाल सैनी अगर अलग हो गए तो सोशल इंजीनियरिंग खत्म हो गया क्या? धर्मपाल सैनी अगर 7-5 साल सत्ता के मलाई खाने के बाद अगर बीजेपी से अलग हो गए तो सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी का था आपके मुताबिक वो खत्म हो गया क्या? नहीं, देखिए ऐसे कई सारी चीजें हो गई ना। इन्होंने देखिए इनके दो सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, अपना दल जो वो है और निषाद पार्टी, ये दो लोग इनके साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने साथ उत्तर से पूरब से लेकर पश्चिम तक कई छोटे छोटे घटक दलों को जोड़ा है। देखिए कुंदन जी, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से 14 से 15 करोड़ लोगों को राशन प्रदान किया, अलग अलग योजनाएं चलाई है, उन्होंने लाभार्थियों का एक समूह तैयार किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो काफी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच जो इसमें महंगाई का मामला है, किसानों का मामला है, दूसरे अन्य मामले वो भारी पड़ते जा रहे हैं। जैसे उज्ज्वला योजना का काफी लाभ मिला था भारतीय जनता पार्टी को, महिला वोट काफी ज्यादा आकर्षित हुई थी। लेकिन अभी जिस तरह से गैस सिलेंडर काफी महंगा हो गया है, तो वही उज्ज्वला योजना अब उनको रिवर्स रिएक्शन भी देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये बदली हुई परिस्थिति। शुभेंदु अवस्थी साहब, स्थितियां बदली है क्या? अरे राहुल लाल जी को क्या है कि वो एक ही टाइप के चश्मे से देखते हैं, इसलिए उनको सब हरा हरा दिख रहा है, कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है। कई चैनलों पे रहता हूं, इसलिए उनका अपना एक मानसिक तरीका है, एक तरीके से ही वो सब चुनाव को देखते हैं। मेरा मानना है कि राजनीतिक विश्लेषक को हर राहुल जी, मैं आपके बोलने से नहीं बोल रहा था। राहुल जी देखो, कोई लाभ नहीं है हमें। बिल्कुल देखिए जो जमीनी स्थिति मैंने उसकी आकलन की, उसका आकलन किया। आप कह दीजिए कि मैं एक ही विचारधारा, मैंने तो देखिए कहा है कि लाभार्थियों का एक बड़ा समूह है, वो आपने तैयार किया है। ये आपकी एक मजबूती की स्थिति रही है, उसको देखे मैंने खुद स्वीकार करते हुए मैंने वर्णन किया। राहुल जी, शुभेंदु जी कब सुन लेते हैं? ठीक है राहुल जी, देखो मैं कहीं आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं आपके साथ कई टीवी चैनल्स पे डिबेट में रहता हूं
और आपका जो व्यू पॉइंट आज और आज से 1 साल पहले और आज से 2 साल पहले में कोई चेंज नहीं हुआ। आप ज्यादातर हमारी नेगेटिव पॉइंट्स को ही ज्यादा ध्यान देते हो। पश्चिम बंगाल में आप हार रहे थे, मैं तो देखिए नवंबर दिसंबर से ही कह रहा था कि आप 70 से 90 के बीच में रहेंगे, वो आकलन भी सही निकला। तो इसके पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव को राहुल लाल जी, हम यहाँ पे ये बैठने के लिए नहीं बैठे हुए हैं तय करने के लिए कि आप सही बोलते हो कि क्या गलत बोलते हो। हमने अपना व्यू पॉइंट कहा। जहां तक मैं एक बात कहना चाहता हूं कुंदन जी, इसके पहले जब चुनाव हुआ यूपी का, उसमें राहुल गांधी और अखिलेश जी मिले, 2 लड़कों की मिलन हुआ, पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि अखिलेश का बुआ के साथ भी समझौता हुआ, पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। ऐसे ही जयंत के साथ समझौता हुआ है। ये छोटी छोटी पार्टियों का समझौता हुआ है, इसमें वोट ट्रांसफर नीचे का हमारे अगेंस्ट में नहीं होगा। कारण बताता हूं मैं कुंदन जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और पूरे वेस्टर्न यूपी में पूरा घूम रहा हूं, और मैं कहूंगा तो हो सकता है कि मेरे कहने पर भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार 10 साल से मैं वोट मांग रहा हूं, तो मैं 10,000 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए। पर यही मैं उल्टा बोलूं कि भैया अभी तक तो मैं 10 साल से भाजपा के लिए वोट मांग रहा था, पर अब भाजपा के लिए नहीं, अब हम इनके अपोजिशन के लिए कुछ वोट दो। तो चाहे लोग मेरे मुंह पे कुछ ना कहें, पर वो मेरे कहने पर वोट नहीं देंगे। मैं वही कह रहा हूं, इन नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप देखिएगा, मौर्य जी का लड़का जब पूरी वेब थी, स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़के को टिकट दिया गया था, पूरी वेब थी और कुल मिला के 50-60 हजार वोट मिले थे। मेरा ये मानना है कि पार्टी और लोगों के साथ साथ हमारा किस विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लोग इस पे वोट देंगे। टिकैत जी के गांव में मैं गया था, लोग वहां कह रहे थे कि भैया क्या टिकैत यहाँ का चौधरी है, जो वो कहेगा वो उसकी बात मानेंगे। ऐसे ही बहुत बड़ा जाट समुदाय हमको वोट देगा। और राहुल जी, आपने एक बात और नहीं बोली जो आपको बोलना चाहिए था, वो ये था कि पिछली बार 2019 के चुनाव में जब मोदी जी का चुनाव हो रहा था, तो अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने हमको 40% वोट दिया था। मैं बात कर रहा हूं एसटी समाज के लिए, जो SC/ST लोग थे हमारे यूपी के लिए। अब की बार वो 60% या 65%। ठीक है शुभेंदु साहब, आप जो कह रहे हैं, जाटों का आपने जिक्र किया तो सुरेंद्र शर्मा साहब मुस्कुराने लगे, तो सुरेंद्र शर्मा साहब को सुन लेते हैं। सुरेंद्र शर्मा साहब, ये धार्मिक गोलबंदी, किसानों की गोलबंदी, ध्रुवीकरण जो है जाटों का मुस्लिमों के साथ, ये सब हुआ है क्या इस आपके गठबंधन होने से? मैं सुबेंद्र जी से के कोई बात से सहमत नहीं हूं, बड़ी स्पष्टली बता दूं। मैंने भी ये कहीं गलत फहमियां भी हैं, ये मुंगेर लाल के सपने अभी भी देख रहे हैं। अगर आपको जाटों का वोट मिल ही रहा था तो क्या जरूरत थी? अमित साहब हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आप लोग आ जाइए। अभी भी जी करके लगाते हैं हमारे अध्यक्ष जी को, जिनकी शैली में जी लगाना नहीं रहा होगा। वो कहते हैं जयंत जी तो ऐसा, अखिलेश जी को तो अखिलेश कहते हैं। मतलब आप समझिए ना कितना सॉफ्ट कॉर्नर आप भी हमारे पास रखते, आप ये जानते हैं। प्लीज मैं कह लूं, आप सुबेंद्र जी मेरी सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए। आप फिर खूब कहिए, मैं मना नहीं करने का, मेरी सुन लीजिए, आप तसल्ली करिए। आपको पहले चरण में मात्र 5 सीट मिलने जा रही है। आप किस हवा में है? पहली बात तो आप महंगाई कहां से लाए? आप महंगाई को आपको रोकना था कि मुझे रोकना था? यानी हमारी पार्टी को रोकना था कि आपको रोकना था? महंगाई किस चरम पे? जो आपने जो हिंदू मुस्लिम की जो पिच बनाई थी, जो दंगों की पिच बनाई थी, जो आपने पलायन की पिच बनाई थी, उस पर तो जनता के जैसी आपकी गाड़ी चली पानी डाल दिया। आप भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होना। और जहां हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, आप जानते हैं गठबंधन पूरी तरह से हावी है। और आने वाले अगले जो चरण कल से शुरू हो रहा है, इसमें भी हम 45 सीट जीतने जा रहे हैं। आप निश्चित रहिए। आपको 10 तारीख को, मैं आपको फिर कह दूं, 10 तारीख को 10 मार्च को 10 बजे उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा का सूर्यास्त करेगी। सुरेंद्र शर्मा साहब, दरअसल आपने चूंकि अमित शाह का जिक्र किया, तो अमित शाह ने एक बात भी कही कि भाई ठीक है, आपकी गठबंधन की सरकार बन भी गई या आप लोग जीत भी गए, तो इस गठबंधन में जीतने के बाद जयंत चौधरी की नहीं चलेगी, आजम खान की चलेगी। ये डर आपको दिखा रहे थे। और ये डर भी है कि भाई जो किसानों की बात करने के लिए एक समाजवादी पार्टी के साथ मिले हैं, उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, खास व्यक्ति की सुनी जाएगी, खास वर्ग की सुनी जाएगी। क्या अमित शाह जोशी जी हैं? क्या अमित शाह जोशी हैं जो इस तरह की बात करेंगे वो हमसे? क्या ज्योतिष का काम शुरू कर रखा उन्होंने? जवाब देता हूं। आप बताइए मुझे। देखिए, ये तो गठबंधन में रहे हैं ना। आप बताइए, इनका बादल जी कहां है आज?
और जो इनके साथ उठका है वो कहाँ है? आप इनका महाराष्ट्र में कहाँ चले गए? ये तो गठबंधन चलाते थे ना। अब इनको दर्द इस बात का है कि इनकी हवा, इनके चेहरे, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनकी आप भाषा इस तरह की आ रही है, इनके सपाया हुआ है। और ये समझ लीजिए, मैं सच कह रहा हूं अभी भी, जो 45 तो हम पहले में ले रहे हैं, 45 हम दूसरे में ले जा रहे हैं। आप निश्चित समझिए, इंतजार करिए जरा, 10 दिन का 10 माह का इंतजार करिए। आप जवाब दीजिए शुभेंदु जी, जवाब दीजिए। देखो, मैं एक बात कहूंगा कि हमारे लगभग 50-60 टीवी चैनलों ने सबने एक वो किया, और सब में जो ये फिगर बता रहे हैं कि इनको मिलने वाली है, वो कहीं पे भी दिखाई नहीं दी। अब ये क्या है कि एक ही तरीके से देखना चाह रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी। मैं इनसे एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब 2013 के जब दंगे हुए थे, तो अजीत सिंह जी ने, जो आपके पार्टी के बड़े जयंत जी के पिताजी थे, अब तो बेचारे स्वर्गीय अजीत जी हो गए, उन्होंने बड़े वीडियो में रो रो के बोला कि ये अखिलेश यादव जी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे जाटों के साथ ऐसा किया, हम जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। ऐसा 5 साल में क्या हो गया? क्योंकि उसके बाद तो सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार आ गई कि आपको उनके प्रति प्रेम पैदा हो गया। आप वही वीडियो को देखिए, उसमें आपने कहा कि ये अखिलेश यादव ने, आपने कहा कि जो आपका ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स था वो फेल हो गया, इसी कारण से राहुल जी अभी आपसे पूछा राहुल जी गंभीर मामला उठाया आपने। अरे राहुल जी, आपसे तो पूछा ही नहीं है, आंदोलन को 1 महीने में खत्म कर देते ना। राहुल लाल साहब वो तो विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं, सुरेंद्र शर्मा से सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें जवाब देने दीजिए। जवाब दे रहा हूं मैं, सुनिए तो, मैंने ये खाली प्रश्न पूछा है सुरेंद्र जी, ये तो जवाब आपके अजीत सिंह जी ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारे जाटों को मुस्लिमों से, हमारे जाटों को मुस्लिमों से अखिलेश यादव ने मरवाया, और उसके बाद केस भी जाटों के ऊपर हुए, हम जिंदगी भर उनको नहीं माफ करेंगे। पर ऐसा 5 सालों में क्या घटना हो गई? ठीक है, आप लोग जाके उनकी गोदी में बैठ गए। ठीक है, क्या राजनीतिक मजबूरी है सुरेंद्र शर्मा साहब? बता रहा हूं भाई साहब, इंतजार करो। मुझे ये बता दीजिए, किसान आंदोलन चले कितने दिन हो गए? कितने दिन बॉर्डर पर किसान बैठे थे? मुझे पहले तो ये बता दीजिए। आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक कोल दूर है, वो कोल आज तक नहीं हुई। आपको जरूरत क्या पड़ गई? 700 किसानों की सादत होगी। अब मुझे जवाब दे दीजिए। आई नोट नो, अब मैं जानता हूँ आप बोल रहे नहीं, बीच मैंने बोला हूँ, आप जब बोलिए खूब आराम से। आप मुझे बता दीजिए, किसानों को तो फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी, प्रधानमंत्री खुद आगे आए। हाँ, अरे भाई, और उन्होंने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और कानून वापस हो गए। हाँ, लेकिन जो समझौता हुआ था उसमें क्या हुआ? किसान नाराज क्यों है अभी भी? समझौते में तो बहुत चीज हुई थी। समझौता हुआ नहीं, इसलिए नाराज हैं। एमएसपी की जो क्या हुआ फिर? पॉलिटिक्स शुरू हो गई, इनके नाराज मुझे आप प्रधानमंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ने क्या कहा जब उनसे उनके पार्टी के नेता मिले, क्या किसान मेरे लिए मरे हैं? क्या जाट मेरे लिए मरे हैं? आप बताइए ना, ये तो प्रधानमंत्री का भाषण था, उन्होंने अपने सहयोगियों को कहा किसी को। आप समझिए किसान क्यों नाराज है? महंगाई कहाँ गई? और बता दीजिए। अभी आपने शर्मा जी हमारे प्रश्न का जवाब दो। मैं तो इधर कुछ पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ऐसा 5 साल में क्या हो गया कि जयंत जी जाके अखिलेश जी के गोदी में बैठ गए? 3 साल में क्या हो गया जो आपके किसान हाथ में छिटक गया? जाट क्यों छिटक गया बताओ ना मुझे। 3 साल में आपने क्या कुल खिलाए हैं बता दो मुझे, जो 3 साल में रमनीश वत्स कुछ कहना चाह रहे हैं। रमनीश वत्स साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। जिस ध्रुवीकरण की बात हो रही है, मैं धार्मिक ध्रुवीकरण की बात नहीं कर रहा हूं। किसानों को एक पाले में दिखाया जा रहा है, हालांकि बीजेपी दावा कर रही है कि किसान उनके पक्ष में, क्योंकि किसानों के लिए बहुत कुछ बीजेपी ने किया। ठीक है, इनकम डबल करने का वादा जो था वो पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन इसके इतर बहुत कुछ किसानों के लिए बीजेपी सरकार ने किया, और वो नहीं किया, वो तमाम काम किया जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि क्या किसान आंदोलन से जो नाराजगी किसानों के अंदर पैदा हुई थी 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद, उस नाराजगी को बीजेपी डाइल्यूट कर पाई है? कुंदन जी देखिए, बहुत हद तक बीजेपी ने काफी मोल्ड किया है इसको, और अपने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए उसको, और किसान जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह का माहौल पैदा हुआ था जब किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी किसान और बीजेपी के प्रति। ये दोनों में काफी ज्यादा तलखी जो देखी जा रही थी, इससे किसान सच में नाराज थे। लेकिन किसान बिल वापसी के बाद हम सब ने देखा है कि काफी ज्यादा जो किसान
है। खास करके देश में जब जिस दिन ही ये बिल वापसी हुई उसी दिन हम लोगों ने सबने देखा कि किसानों ने इसका स्वागत किया था। फिर हम दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि कल का जो चुनाव है सहारनपुर के ऊपर है। आप देख रहे हैं सहारनपुर में है, देवबंद है, मुरादाबाद, बिजनौर, संभल, ये सारे जो क्षेत्र हैं खास करके जो है यहाँ पे जाट समुदाय और मुस्लिम समुदाय जो है काफी ज्यादा हिस्सेदारी है, 20 से 40% हिस्सेदारी देखी जा रही है। लेकिन हम बात दोनों चूंकि आप किसानों की बात कर रहे हैं, फिर जाट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम की बात कर रहे हैं, बताइए अल्पसंख्यकों की बातें तो हम सब पार्टी ने देखा कि की है। सपा की सरकार रही 4 बार, बसपा की सरकार 4 रही, तो आपने कितने विकास किए? आप एक कोई मुद्दे बता सकते हैं? हाँ, विकास तो हुआ ना, विकास हुआ था, लेकिन मुहर्रम अली जैसे लोगों का विकास हुआ था, विकास हुआ ना, अतीक अहमद जैसे लोगों का हुआ था। कल रामपुर में चुनाव है, आजम खान, वही आजम खान जिन्होंने जाट को चुन राहुल लाल जी सुन लीजिए, राहुल लाल जी सुन लीजिए, ठीक है, आप इसके बाद कोट करिएगा, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि राहुल देखें कुंदन जी, जाट समुदाय को 2013 के दंगे में चुन चुन के मारा गया था, चुन चुन के मारा गया था। 2 महीने तक जाट समुदाय के जो युवक हैं घर से बाहर घूम इधर उधर भटक रहे थे, ये हालत आजम खान ने कर दी थी। और आज आप जाट समुदाय की बात कर रहे हैं, आज आप बेमेल गठबंधन देखिए, सपा और रालोद। आज मैं बताना चाहता हूं कि चौधरी अजीत सिंह उस समय और ये जयंत चौधरी उस समय जब ये दंगा हुआ था तो अपने घर में दुबके हुए थे, जाट समुदाय के पास नहीं गए थे। ये उस समय बीजेपी और आरएसके के कार्यकर्ता जो है उनके साथ थे। नहीं, राहुल लाल जी ये जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब थोड़ा था और बाकी चीजें भटक गई। लेकिन मैं राहुल लाल जी आपको स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगा, जो किसान आंदोलन से जो नाराजगी थी वो डाइल्यूट हुई है क्या? सीधा सवाल, सीधा जवाब चाहूंगा। ना, डाइल्यूट नहीं हुई। देखिए कॉमन सेंस वाली बात देखिए, हमें अभी भी याद है कि 22 जनवरी को सरकार और किसानों की आखिरी वार्ता हुई और फिर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री जी एक तरह से अपना एक पक्षी घोषणा कर देते हैं कि भाई हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए जरा साहब, सुन लीजिए। अब ऐसे स्थिति में देखिए उसमें 750 से ऊपर जो किसान जो शहीद हो गए, अगर यही काम मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर 1-2 महीने में ये चीजें हो जाती तो फिर किसान आंदोलन का नुकसान नहीं होता। के ऊपर जब और 1 साल तक देखिए, 1 साल तौर पर डेडलॉक था ना राहुल लाल साहब, द्विपक्षीय डेडलॉक में तो था किसान आंदोलन को लेकर के, कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। और इसे चुनाव तक खींचने की साजिश भी दिखाई दे रही थी, इसे चुनाव तक खींचने की बातें कही जा रही थी, इसे चुनाव तक खींचने की साजिशें दिख रही थी और राजनीतिक फायदा उठाने की बात कही जा रही थी। राहुल लाल साहब मैं आ रहा हूं, राहुल लाल साहब मुझे कहा जा रहा है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है। कल उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज के लिए वोटिंग होनी है, उत्तराखंड और गोवा में एक फेज में तमाम सीटों के लिए वोटिंग होगी। न्यूज इंडिया आपसे अपील करता है जरूर वोट कीजिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए इस चर्चा को एक छोटे से ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में अपने पोलिंग स्टेशन पर जरूर जाइए। अगर आपके इलाके में मतदान हो रहा है तो आप जरूर वोट कीजिए, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। 5 साल के बाद आपके पास ये मौका है अपनी पसंद का सरकार चुनने का, अपने बच्चों के भविष्य को तय करने के लिए, अपना भविष्य तय करने के लिए, आपके प्रदेश का भविष्य तय करने के लिए आपके पास ये मौका है। अगर आप चूक गए तो आप अफसोस करते रहेंगे 5 साल तक कि आपने अपने पसंद की सरकार नहीं चुनी। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सेकंड फेज के लिए वोटिंग होनी है, 55 सीटों पर वोटिंग होगी। उत्तराखंड में 70 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी और गोवा में भी 40 सीटों पर एक साथ वोटिंग होगी। लेकिन शुभेंदु अवस्थी साहब, ये तीनों राज्य जहां पर वोटिंग होनी है, 2 राज्यों में तो एक फेज में चुनाव निपट जाएगा और नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। सब कुछ तो आपका दांव पर लगा हुआ है, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। देखिए कुंदन जी, जो परफॉर्म करता है, जो सरकार चलाता है, उसको ही खोने का है। बाकी लोगों को तो क्या खोना है। कुछ लोग तो जैसे कांग्रेस है वो चुनाव इसलिए लड़ रहा है कि लोगों को पता चले कांग्रेस जिंदा है, और सपा इसलिए लड़ रहा है चुनाव कि
कि उनको जो अपराधी लोग हैं, जो सपा के गुंडे लोग हैं, वो लोगों ने प्रेशर दिया है, भैया हमको वापस आना है तो हम इसलिए चुनाव लड़ो। सबका अपना अपना कंपल्सन है चुनाव लड़ने का। हमको जो चुनाव लड़ने का कंपल्सन है वो यही है कि हमने जिस तरीके से 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने यूपी को, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। हमने 2 साल जिसमें पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीन दी गई है, अनाज दिया गया है, कोविड काल जो विश्व में 100 सालों में पहली बार आया, उसमें हमने लोगों की क्या कहते हैं, उनकी जो इमोशनल टच किया है, उनको घर घर जाके लोग भूखों से नहीं मरे। आपको मालूम होगा पहले जब कभी इस तरीके की कोई घटना होती थी, इस तरीके की कोई स्थितियां डेवलप होती थी, तो भारत में ज्यादातर लोग भूख से मरते थे, ना कि दवाइयों की कमी से। आज वही स्थितियों को हमने पूरा किया है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा पीएम अंत्योदय पीएम योजना के तहत लोगों को भोजन दिया गया और अभी भी मार्च तक दिया जा रहा है, जो दिवाली तक था। मेरा ये कहना है कि ये जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे तो हरि का होई। और हरि क्या है? यदि पेट में यदि दाना नहीं गया है, वो जात पात किस बात की लोग बात कर रहे हैं? किस बात को ये बताना चाह रहे हैं शर्मा जी हैं, राहुल लाल जी हैं, कि हमने हर घर तक बिना किसी दिक्कत के खाना पहुंचाया है। और ये आज ना राहुल लाल जी को दिखाई दे रहा है, ना ही वो जो बैठे हुए हैं हमारे, जो आज अजीत सिंह जी के हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि इनका राजनीति करना इनका अपना कंपल्सन है। ठीक है, इसलिए टिकैत साहब जो कहते थे कि हमारी पार्टी किसी को सपोर्ट नहीं करेगी, वो भी इनके साथ खड़े हैं। वो चेहरा दिखाने के लिए अलग, और विश्वास नहीं था तो फिर आपने संजय निषाद से गठबंधन क्यों किया? उन्होंने तो मर्यादा पुरुषोत्तम को लेकर कई तरह की अभद्र टिप्पणियां भी कर दी थी। तो देखिए, आप ये चीज कहना कि हमें अपने आंखों से दिखती है। जब मैं विपक्ष से प्रश्न पूछता हूं तो आप जवाब देते हो, इससे पता लगता है। इसलिए मैंने जवाब दिया। देखिए, आप संजय निषाद के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, विपक्ष गठबंधन करे तो जाति पाति जैसा तोहरा मामला आप नहीं दे सकते ना। सुनिए, तो आज कोई मैं पहली बार आपसे डिबेट थोड़ी ना कर रहा हूँ। जिस चैनल पे भी आप आते हो तो पहली बार नहीं कर रहा हूँ, और एक राजनीतिक पहली बार नहीं कर रहा हूँ। सुरेंद्र लाल साहब, सुरेंद्र जी, राहुल लाल जी, मैं ये जानना चाहता हूं, मैं सुरेंद्र शर्मा जी के पास जाना चाहता था, लेकिन राहुल लाल जी पहली चीज एक बता दीजिए, चूंकि 3 राज्यों में कल वोटिंग होनी है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार किसकी बनेगी एक तरीके से तय करने के लिए मतदाता निकलेंगे, लेकिन इन 3 राज्यों में मजबूत स्थिति में कौन दिखाई देता है? चाहे गोवा की बात कर लें हम या फिर उत्तराखंड की बात कर लें। देखिए, सबसे अगर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अभी तक जो प्रथम और द्वितीय चरण, देखिए तृतीय चरण की स्थितियां जब बनेंगी, लेकिन अभी तक कहीं कहीं गठबंधन की स्थितियां जो स्थितियां हैं किसान आंदोलन के कारण वो मजबूत है। लेकिन अब अगर आप आ जाइए पंजाब की स्थिति में, तो देखिए पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं, वहां पे सीधे सीधे मैंने गोवा उत्तराखंड के लिए पूछा राहुल लाल जी। हाँ ठीक है, मैं उत्तराखंड आ जा रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड में तो सीधे सीधे टक्कर में जो है कि वहां पे अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही है तो वहां पे कांग्रेस इनको काफी मजबूत चुनौती दे रही है। और विशेषकर इन्होंने काफी कम समय में जिस तरह से बार बार मुख्यमंत्री बदले, 57 सीट देने के बावजूद भी जनता ने इन्हें प्रचंड बहुमत दिया था पिछली बार, लेकिन ये बार बार मुख्यमंत्री बदलते रहे। वैसे स्थिति में कहीं कहीं जनता में एक राहुल गांधी वहाँ पे भी महिलाओं को हिस्सेदारी देने जा रहे हैं ना, 40 सुन तो लीजिए आप, हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। राहुल लाल मेरा नाम है, सुन लीजिए जरा आप। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल लाल जी, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी हिस्सेदारी देने जा रहे हैं, 40 महिलाओं को हिस्सेदारी देने जा रहे हैं। जिस तरह की हिस्सेदारी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, रमनीश जी सुन तो लीजिए, फिर आप आराम से बोल लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, उत्तराखंड की जो पूरी स्थिति है, जिस तरह से तमाम दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता जो छोड़ छोड़ के कांग्रेस आ रहे हैं, तो कांग्रेस कहीं कहीं मजबूत चुनौती उन्हें जरूर दे रही है। इसमें कहीं कोई शक नहीं, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है तमाम। इसमें महंगाई और बेरोजगारी पहाड़ों पे पहले से भी मुद्दे बने हुए होते थे, तो इसमें ये मुद्दे हैं वहां पे। अब जो आपका कुंदन जी, जो आपका सवाल था गोवा को लेकर, देखिए गोवा की राजनीति बड़ी दिलचस्प राजनीति है। अगर 40 जो सीटें हैं वहां पर आबादी लगभग जो है कि दिल्ली के चांदनी चौक वाले क्षेत्र की पूरी आबादी के बराबर गोवा राज्य की आबादी है। उत्तरी गोवा में मैं मानता हूं कि वहां पे उत्तरी गोवा में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत तौर पे एक मजबूत पकड़ रही है। दक्षिणी गोवा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और जिस तरह से बड़े नेता थे इनके जो अब नहीं रहे, तो उसका स्थान लेने के लिए बीजेपी में कोई है नहीं वहां पे। एक ये चीज हमें देखना पड़ेगा। और वहां पे जो तमाम लोग काफी परेशान हो गए इस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स और दल बदल के तमाम चीजों के कारण। हम लोग देखें यहाँ पे दिल्ली में बैठ के, ठीक है राहुल लाल जी, दरअसल हम लोग जब बात करते हैं कांग्रेस के 40% आरक्षण वाले टिकटों में आरक्षण वाली की बात करते हैं, तो लोग हमसे भी पूछते हैं
कि भाई ये पॉलिसी जो है उत्तराखंड में क्यों नहीं अपनाई गई, ये पॉलिसी पंजाब में क्यों नहीं अपनाई गई, ये पॉलिसी मणिपुर में क्यों नहीं अपनाई गई, ये पॉलिसी गोवा में क्यों नहीं अपनाई गई। तो सिर्फ ये पॉलिसी जो है लड़कियों लड़ सकती हो, क्या उत्तर प्रदेश राज्य के लिए गढ़ा गया? ये लोग पूछते हैं सवाल और कहते हैं कि भाई सिर्फ आप चुनाव जीतने के लिए, महिलाओं को वोट पाने के लिए ये तो करते हैं, लेकिन स्मार्टली आपको करना था, वाकई एक अच्छा मैसेज देना था, तो इन सभी 5 राज्यों में ऐसा करते तो शायद एक सही मैसेज जाता। राहुल लाल साहब, छोटा जवाब। देखिए कुंदन जी, देखिए सवाल काफी सही है, लोग जो सोच रहे हैं वो भी सही सोच रहे हैं कि अगर सभी राज्यों में एक साथ अगर ये चीज होती बड़ी अच्छी होती। लेकिन जो विपक्ष ये सवाल करता है वो भी कहीं से शुरुआत करे। देखिए अगर कांग्रेस का जो देख रहे हैं, जो कांग्रेस की विचार समझ में आ रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमने किसी एक पॉइंट से ये शुरू किया। प्रियंका गांधी बार बार इसके सवाल के जवाब में कहती है कि आगे आने वाले समय में इसका विस्तार हम लोगों को दिखेगा। हालांकि इस जवाब से मैं भी बहुत संतुष्ट नहीं होता हूं कुंदन जी। ये चीजें अगर सब जगह होती बड़ी बेहतरीन होती, लेकिन जब विपक्ष आलोचना करता है तो इन सभी जगह पे विपक्ष भी मौजूद है। भाई हम लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति में पंजाब की लड़ाई नहीं लड़ रही है, आप भी वहीं से कम शुरू कर लेते हैं जो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन ये स्थितियां नहीं है, महिला आधी आबादी है। अगर कांग्रेस ने यहाँ पे लड़कियों लड़ सकती हूँ, अगर उन्होंने ये नारा दिया नहीं तो मजबूत स्थिति पंजाब में कौन है? राहुल जी एक लाइन में जवाब, मजबूत स्थिति पंजाब में किसकी है? पंजाब में कांग्रेस की है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस का ये कहना है कि हमने शुरुआत की है, वो अभी पंजाब का राग छेड़ दिया। तो शुभेंदु अवस्थी साहब 2 लाइन में जवाब, कांग्रेस मजबूत है क्या पंजाब में? लगता है या दो भाग बटी हुई है। मैं बता रहा हूँ इनका अध्यक्ष, इनका जी जी राहुल लाल जी, उनका जो अध्यक्ष है और चन्नी के बीच में क्या झगड़े हैं वो आपको मालूम है, और इस चीज को हमें बताने की जरूरत नहीं है। पर कई बार आप बोलते बोलते हमको कई बार लगता है कि आपके जो नीचे राजनीतिक विश्लेषण लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस प्रवक्ता का नाम भी आना चाहिए। तो मैं इतना बड़ा पॉजिटिव तरीके से शुभेंदु अवस्थी साहब, आपका आकलन है, ठीक है, आपकी पॉलिसी से कांग्रेस जीत रही है। मैंने तो ये नहीं कहा। नहीं ठीक है, राहुल लाल साहब को ऐसा लगता है, राहुल लाल साहब खुश, सारे राज्यों में राहुल लाल जी को विपक्ष की नीतियां बेहतर लगती है, विपक्ष मजबूत लगता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके उनके नीचे जो राजनीतिक विश्लेषण लिखा हुआ है उसे हम बदल दे। मत साहब एक चीज बताएं, शुभेंदु साहब 2 लाइन का लिमिट रखिए, आपने 2 लाइन कह दिया, आपने 2 लाइन में पंजाब की स्थिति बता दी है कांग्रेस की, ठीक है, 2 लाइन में आपने पंजाब की स्थिति बता दी है, 2 लाइन में आपने बता दिया कि 2 फाड़ पंजाब में कांग्रेस के अंदर है। वत्स साहब मुझे एक चीज बता दीजिए, 2 राज्यों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में तो ठीक है 55 सीटों पर वोटिंग होगी, लेकिन 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर मतदाता आज तय कर देंगे, कल तय कर देंगे कि किसकी सरकार बनेगी, कैसी सरकार उन्हें पसंद है। मेरा सवाल है कि इन 2 राज्यों में खासतौर पर नेक टू नेक फाइट तो उत्तराखंड में दिखाई दे रही है, कांग्रेस और बीजेपी के सीधा मुकाबला है, वहां पर कौन मजबूत स्थिति में दिखाई देता है? देखिए कुंदन जी, साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे उत्तराखंड में हमने देखा होगा कि जिस तरह से पुष्कर धामी ने हालिया स्थिति को देखें, ध्यान में रखते हुए देखें तो पुष्कर धामी ने काफी ज्यादा प्रगति की है, और इसके पहले भी बीजेपी की जब सरकार वहां से पिछले बार से जब से है तो अच्छी स्थिति में दिख रही है। चूंकि बीजेपी की रणनीति जो है, रणनीतिकार हैं जो वो अमित शाह जी, हम सब जानते हैं, वाकिफ है कि चाणक्य की रणनीति जिस तरह की नीति उसी को कम वेश दिखती है। और जब हम बात करते हैं पुष्कर धामी की, तो आप देखिए सबसे बड़ी चीज मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में जो कांग्रेस में जो है हरीश रावत जी हैं और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच में काफी तनातनी, और यही चीज स्थिति हम पंजाब में देखने जा रहे हैं। पंजाब में आप देखिए चरणजीत सिंह चन्नी हो, चाहे आप सिद्धू जी को, नवजोत सिंह सिद्धू को देख लीजिए या इनके प्रदेश अध्यक्ष को देख लीजिए, तो आपस में जो आप तनातनी आप जो देख रहे हैं, जो आपस में बलराम जाखर को आप देख लीजिए, सबके सब अलग फार हो चुके हैं। आपने मनीष तिवारी जी को देखा, पिछले वक्तव्य जो उनका आया तो काफी जो उसमें असंतोष जो है दिख रहा है इनके नेताओं के बीच में। तो इसका असर जो है, राहुल लाल आ जाता हूं, राहुल लाल जी पे मैं पॉइंट पे आ जाता हूं, तो इसका असर सीधा आम जनता के ऊपर पड़ेगा, इसका सीधा असर जो है वोटर के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि ये आम आप देखिए इनके नेताओं के बीच में जब गठजोड़ नहीं बन पा रहा है तो ये विकास कैसे कर पाएंगे। सिर्फ आप चरणजीत सिंह चन्नी को एक दलित नेता के मात्र ले आकर के आप ये नहीं कर, चूंकि आपकी जो पार्टी में वो कोalition होना चाहिए,
चाहिए। आप यही चीज आप गोवा में चलते हैं तो गोवा में आपने देखा है कि जो अपने प्रमोद सावंत जी जो हैं, सावंत जी ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। जो काम 50 सालों में नहीं हो पाया गोवा में, वो चीज आप देखने को मिल सकता है। आप देखेंगे कि वहां पे सड़क की बात करें, चाहे आप एयरपोर्ट में चले जाएं, और आप जो आपने जो खास करके कोरोना काल में जो मैनेजमेंट देखा हमने प्रमोद सावंत जी, चूंकि मैं गोवा 2-3 बार इस बीच में मैं जा चुका हूं, तो उनका जो मैनेजमेंट काफी ज्यादा अच्छा दिखा और उन्होंने काफी ज्यादा स्थिति सुधार की। इसके पहले जो सरकारें आती थी उसमें काफी ज्यादा असंतोष देखा जाता था। आप मत जोड़िए राहुल लाल साहब। राहुल लाल साहब, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कुछ जोड़ देता हूं मैं। शुभेंदु अवस्थी साहब, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जिस तरीके से असेसमेंट है वत्स साहब का, उस पर भी एक लाइन कह लीजिए, फिर मैं शर्मा साहब के पास जाऊं, क्योंकि आपने राहुल लाल जी को लेकर के बहुत बड़ा कमेंट किया। मैं ये कहूंगा, उत्तराखंड, यूपी और गोवा तीनों जगह हम सरकार बना रहे हैं और बहुत अच्छी जीत के साथ बना रहे हैं। और पंजाब में भी जो सरकार बनेगी उसमें भारतीय जनता पार्टी, कैप्टन, अकाली दल किस तरीके से आगे आएंगे, ये आपको चमत्कार के रूप में दिखाई देगा। सुरेंद्र शर्मा साहब, आपकी सरकार बन रही है, आप लोग ये मान करके चल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, ठीक है सरकार बन जाएगी, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई सरकार बनेगी तो जयंत चौधरी को क्या जिम्मेदारी मिलेगी, वो क्या संभालेंगे? उत्तर प्रदेश में बदलाव के लिए वो अखिलेश यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी? देखिए, ये तो जीत के बाद सब तय होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो गठबंधन है वो फिर लड़ने के लिए गठबंधन है। अगर जब जीतेंगे हम तो कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ पार्टी को कुछ मिलेगा। सुनिए, अध्यक्ष के लिए कुछ नहीं है, पार्टी के लिए जो होगा भागीदारी होगी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी मेरे मित्र जो बीजेपी के कहते बड़ी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने जो है बहुत अच्छा काम करा है कोविड में। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ गंगा ने क्या प्रधानमंत्री जी को यूं ही बुलाया था लाश बहा गंगा में? अरे भाई साहब, एक लोग, इतने लोग मर गए कि आपको नहीं है, आपको गैस नहीं दे पाए, आप मतलब सिलेंडर नहीं आप उपलब्ध करा पाए, सिलेंडर नहीं उपलब्ध करा पाए। आप चिंता ना करो, और आप बड़ा जो आपका अहंकार हार रहा है, आपका अहंकार हार रहा है। आप 5 राज्यों में सपा हो रहा है, तसल्ली करो, 5 राज्यों में सपा है, आपका अहंकार हार गया। आप नहीं, अरे भाई साहब, इन्हें बढ़ा दो बीजेपी का तमका, बीजेपी का तमका बढ़ा दो इन विश्लेषक साहब को भी, बीजेपी का तमका बढ़ा दो इन्हें भी। मेरा कमेंट बीजेपी का तमका इन्हें भी बढ़ा दो ना। राहुल जी को तो बढ़ा जाए, विश्लेषक है, उनके चश्मे अलग हो सकते हैं, उनके देखने का नजरिया अलग हो सकता है, इसलिए हम उनका तमगा जो आप कह रहे हैं उसे बदला नहीं जा सकता। शर्मा साहब नहीं, शर्मा साहब नहीं, शर्मा साहब नहीं। मैं शुभेंदु साहब एक चीज बताइए, शुभेंदु साहब एक चीज बताइए। दरअसल आज मुख्यमंत्री ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे। अरे बस साहब इंतजार करो, 10 तारीख का इंतजार करो। शुभेंदु अवस्थी साहब, मुझे एक चीज बताइए, आज भी मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे, व्हाट्सएप थोड़ा टाइम दे दीजिए, वापस आऊंगा मैं आपको। नहीं, मैं आता हूँ वापस, नहीं वापस आता हूँ व्हाट्सएप। शुभेंदु अवस्थी साहब, मुझे बता दें, आज भी मुख्यमंत्री कह रहे थे बुलडोजर को सर्विसिंग के लिए भेज दें। क्या ये बुलडोजर का डर जो है, और लोग ताली बजा रहे थे वहां पर जब मुख्यमंत्री ने कहा कि बुलडोजर को सर्विसिंग के लिए भेज दें, क्या 10 तारीख के बाद बुलडोजर को फिर से काम पर लगाना है? तो ये बुलडोजर का डर क्या है? हमने बुलडोजर को भी सर्विसिंग करा ली है, और जहां पे ये बुलंदशहर और बागपत में ज्यादा गर्मी हो गई थी, वहां पे भी ठंडक की मई जून में तैयारी कर ली है। ये शर्मा जी का अपना कंपल्सन है, ये सुरेंद्र शर्मा जी का अपना कंपल्सन है, क्योंकि आज की तारीख में इनका जो गठजोड़ है वो अखिलेश जी के साथ है। मीडिया में दिख रहा है उनके घर, उनको ना तो पुलिस पकड़ती है, ना तो उनके घर गर्मी निकालने की बात। शुभेंदु अवस्थी साहब, ये गर्मी निकालने की जो बात है किसके लिए होती है? आपको तब्दील हो जाएगा। जो लोग चर्बी को निकाल रहे थे, उनकी गर्मी की बात चल रही थी। आप भी कम से कम बोल लीजिए, अपराधियों पे काबू करते अपराधी तो काबू राहुल लाल जी, सब लोग खिलाओगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? जो लोग चर्बी, राहुल लाल साहब घर पे बैठे इनके, जरा बीजेपी के प्रवक्ता को सुन लेते, पूरी तरीके से। फिर देखो ना, ब्राह्मण कमेटी बना रहे, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए। शर्मा साहब, ब्राह्मण कमेटी बना रखी है आपने, ब्राह्मण नाराज ना हो जाए, पटाओ ने
नहीं शर्मा साहब हमसे ठीक है, बंटवाना चाहते हो। शुभेंदु अवस्थी अपनी शर्मा बात जी, खत्म कीजिए। इतना गुस्सा आने से क्या बीपी बढ़ जाएगा? मैं तो नहीं, खाली कुछ एक ही नहीं, चीज गुस्सा कह आता ही नहीं रहा है। हूँ कि आप- जो लोग आप चर्बी बिल्कुल उतारने की बात कर रहे थे, बोटी चढ़ाने की बात कर रहे थे, बोटी बात कर रहे थे, उनके लिए ये बात कही गई है। और मैं कहीं से भी ये नहीं कहना चाहता, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि 10 मार्च में कोई दूर नहीं है। और आपका तो कंपल्शन शर्मा जी हो सकता है, आपका कंपल्सन हो सकता है कि आज इसका आपकी सरकार ने इसके साथ कही है तो आपको, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, ऐसा बोलना पड़ेगा, आपकी मजबूरी भी है। परंतु आपके गांव के लोग, आपके मजबूरी शहर नहीं के है। लोग एक एक, मजबूरी क्या होती है? अरे तो शरण जी, जीता हुआ है। अरे आप कोई मजबूरी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हो, आप राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हो तो आपको जयंत चौधरी की बात ही कहनी पड़ेगी। हम समझ भाई, सकते आप हैं, मेरी बात करो, परंतु मैं आपकी कर रहा हूं। आज हम आप मेरी हिंदुओं बात की करो, बात अगर कर रहे आप हैं, ऐसा हम मान एसटी ले, आप 20 की मेरी बात बात कर रहे करो, हैं, हम भारत को भारत करने वालों की बात कर रहे हैं, जो भारत में रहता है, किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो। पर ठीक है, यदि राहुल गांधी किसी भी को जात बीजेपी को की गर्मी धर्म उतर का है, गई। आपने किसानों ने आपकी गर्मी उतार दी भाई साहब, किसानों ने आपकी गर्मी उतार दी। तसल्ली कर लो, पहले चरण में आप 5 ला रहे हो वोट, साहब, 5 सीट आपकी आ रही पहले बीपी चरण राहुल में। लाल बीपी साहब, क्यों हो रहा है? राहुल लाल वो साहब, होना मैं है, मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, शुभेंदु मैं क्षेत्र का रहने वाला हूँ, मैं डेली जाता हूँ, डेली शुभेंदु जी, सर्वे करो। राहुल लाल साहब मुझे एक चीज बताइए, राहुल लाल साहब ये एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री ने जब कहा कि गर्मी और ये चौधरी उतारना अजीत आता जी, है, सुनिए ना, जयंत तो चौधरी इसे के बारे में विपक्ष आप के लिए क्यों बताइए। मान लिया जयंत गया? चौधरी का आपको इसे विपक्ष ने अपने ऊपर क्यों ले लिया? विपक्ष क्यों बता रहा है कि हमारे लिए क्या कही गई बात है? अजीत सिंह की तो कुंदन जी, गर्मी देखिए किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? विपक्ष के नेताओं को किया जा रहा है। आप चुन चुन के जो है, आप अपराध के नाम पर अपराधी में सेलेक्टिव हो गए। और भारतीय जनता पार्टी का अलग, जो उनके खेमे के लोग हैं उसको आप संरक्षण दीजिएगा, तमाम तरह की चीजें कीजिएगा। आप देखिए आजम खान, उनके ऊपर आप ये बताइए, आजम खान के ऊपर बकरी चोरी के आरोप लगे, किताब चोरी के आरोप लगे, इसको कौन स्वीकार करेगा बताइए? अच्छा जी, नहीं तो आजम कोर्ट खान के कोर्ट ऊपर तो है ना, चोरी। देश में वाह। कोर्ट तो है ना राहुल साहब, कोर्ट तो है जी। राहुल साहब कोर्ट तो है ना देश में, कोर्ट तो है ना नहीं, देश में। लेकिन कोर्ट कोर्ट तो 1 साल से ज्यादा टाइम से अगर वो जेल में है, कोर्ट तो है ना, कोर्ट पर विश्वास रखिएगा ना। अदालत तो विश्वास है, लेकिन आरोपों के लिए सबूत मांगता है, बरी करने के लिए भाई, सबूत कोर्ट- मांगता है कोर्ट तो और फिर- आरोपी को दोषी साबित करने के लिए सबूत मांगता है। अगर आजम खान सबूत अरे नहीं भाई, दे पाए कोर्ट का इसलिए वो आदेश- जेल में है। उत्तर टारगेट क्यों किया गया और किन लोगों को टारगेट किया गया? राहुल लाल साहब, कुंदन जी कोर्ट को भी मानने वाले नहीं है। इनके इनके सपा के नेता के मैं बयान याद दिला देता हूँ। घूम रहे हैं, कभी वो क्रिकेट खेलते हुए दिखता है, कभी वो चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहा है। सपा के रहमान लगातार डीजीपी से पूछा जाता है सवाल, फिर भी कोई गया उनके था, ऊपर कोई कार्रवाई वो करने के भी लिए तैयार नहीं जबरदस्ती है। लिया तो गया देखिए, है। आपको ये चुन के सपा चुकी के वोटों नेता का कहते हैं। ध्रुवीकरण और करना है, यहाँ पे पोलराइजेशन जो करना राहुल है। लाल जी तो चुन कांग्रेस के चुन के एक प्रवक्ता वर्ग बने विशेष के बैठे लोगों हैं। पर कार्रवाई मैं करते हैं, बड़ी इनकी बात स्वागत याद की दिला कदम है, दूं। अपराधी किसी ये का भी हो। महिलाओं लेकिन की जब बात आप दूसरे करेंगे, खेमे की गरीबों कार्रवाई की नहीं बात करते हैं, करेंगे, आप एक दलित कुछ की उदाहरण बात देता हूँ। करेंगे। कासगंज में इनके राहुल साहब, जब समाजवादी पार्टी के सरकार थी, चुनाव खत्म गायत्री होता है प्रजापति कि किसी क्या के ऐसे बारे में अरेस्ट हो नहीं गए थे? सोचते। बहुत आसानी से अरेस्ट हो गए थे। वो गलत क्या चीज था, उसी का तो कुंदन जी उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि इनको ये रिपीट नहीं किए। देखिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने 325 सीटें उसी के लिए तो नहीं दी थी ना। इनसे अपेक्षाएं काफी बड़ी थी लोगों की, तो वो उनको देखना पड़ेगा कि क्या उस अपेक्षा पे वो खड़ी है। देखिए, आज जो युवा पीढ़ी है, जो 2012 में थी, वही 2022 में वही युवा पीढ़ी नहीं है। उनकी अपेक्षाएं अलग है, मतदाताओं की अपेक्षाएं आज अलग है। ये चीज हम लोग को सोचना पड़ेगा। ठीक है, सुरेंद्र शर्मा साहब एक चीज बताइए, सुरेंद्र शर्मा साहब, एक लाइन में पूरा कर दूं केवल। आप, मैं कह रहा हूँ कि 2-3 चीजें देख लीजिए। कासगंज में पुलिस के एसएसपी क्या कहता है कि भाई 2.5 फुट के नलके से कोई फांसी लगा लेगा, क्या उस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? गोरखपुर में हम लोगों ने देखा कि वहां पे एसएसपी और डीएम पहले तो पुलिस हत्या कर देती और जो उनकी पत्नी न्याय की लड़ाई लड़ रही थी उनके ऊपर दबाव बना रहे थे, वो वीडियो वायरल हुआ। क्या उसके ऊपर वहां पे पुलिस ने कोई कार्रवाई की उन लोगों के ऊपर? तो आप ये कांग्रेस की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा विस्तृत मामला है। राजस्थान मामले में जो मामला है, परसेप्शन का भी मामला है। राहुल साहब, परसेप्शन का भी मामला है। आपको सुरक्षा कोई बयान आता है? सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। आप सुरक्षा सिर्फ पुलिस के खड़े होने से, पुलिस की मौजूदगी से आप सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। सुरक्षा का भाव आना चाहिए। क्या वो भाव है? उस भाव में तो कहती है कि बीजेपी बहुत आगे है, क्योंकि वो परसेप्शन कम से कम डेवलप करने में, वो भाव डेवलप करने में बीजेपी कामयाब है। राहुल लाल साहब दूसरों को सुन लेते हैं। रमनीश भट्ट साहब ने टिप्पणी की थी कि जो उत्तर प्रदेश के थाने हैं वो रात को सुरक्षित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है। नहीं, ठीक है। सुरेंद्र शर्मा साहब एक चीज बताइए, सुरेंद्र शर्मा साहब, अवस्थी साहब, शर्मा साहब मुझे एक चीज बताइए, दरअसल मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी का कोई भी स्टार प्रचारक हो, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, बुंदेलखंड का इलाका हो, रोहिलखंड का इलाका हो, सब जगह एक बात का जिक्र जरूर होता है। मैं ये सवाल लगभग हर रोज पूछ लेता हूं। मैं जानना चाहता हूं, एक चीज का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं
कि भाई दंगे नहीं हुए, दंगे नहीं होने दिए हमने, तो ये क्रेडिट भी जाता है योगी आदित्यनाथ को या नहीं? क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे का दर्द जो है वो सालता रहता है हमेशा। चोरी करने वाले को रखवाली पर बैठा दो, कहावत है, तो चोरी होगी नहीं जी। बड़े स्पष्टली कह दूं मैं, चोरी करने वाले को रखवाली पर बैठा दो, चोरी होगी नहीं। मैं इससे ज्यादा मैं जवाब देने दूंगा नहीं, है ना? बड़ा स्पष्ट बता दिया मैंने। अगर जो जवाब आप समझ लीजिए, दंगे ना दंगे, और जहां तक कानून व्यवस्था की बात है ये सब जानते हैं भाई। बीच में कौन खिला रहा था? कौन किसका खेल रहा था ये भी जानते हैं। किसी बीच बड़ा कौन खेल रहा था ये बता दीजिए। जो 8 लोगों की हत्या कर दे, गाड़ी चढ़ा दे, हत्या इनके पास है। तो मुहर्रम शुभेंदु अवस्थी साहब अभी बताइए शुभेंदु अवस्थी साहब जवाब दीजिए। ठीक है राहुल जी, दूसरों को भी सुना कीजिए सर। राहुल जी दूसरों को भी सुन लिया कीजिए। वत्स साहब, शुभेंदु अवस्थी साहब जवाब दीजिए। एक भी दंगे का नाम राहुल लाल जी बता दें, एक दंगे का नाम। मैं कोई घटना हो गई, कोई व्यक्ति मर गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तब तो आया होगा ना, एनसीआरबी का आंकड़े बता रहे हैं। अरे यार आप नाम बता दो ना यार। राहुल लाल जी दंगा हम बता रहे हैं आपको, कैराना के दंगे, आपको एक नाम तो बता दो यार। 5 सालों में दंगा हुआ है, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? एनसीआरबी का आंकड़े बता रहा हूँ मैं ना। अरे एनसीआरबी का आंकड़ा ना बताओ। कभी आपके परिवार में गुजरात में दंगा हुआ कि नहीं हुआ? बोलोगे तो क्या होगा? राहुल लाल साहब, सुरेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं कि एक भी दंगे नहीं हुए क्योंकि सारे दंगाई बीजेपी में है। सुरेंद्र शर्मा साहब कह रहे हैं, तो आप उनसे इत्तेफाक नहीं रखते? मैं उनसे क्यों रखूंगा? मैं तो एनसीआरबी का आंकड़े देखता हूँ और एनसीआरबी के आंकड़े आप नाम बता दो ना। उत्तर प्रदेश में वो दिख रहा है। एक नाम बता दो दंगे का। दंगे की शक्ल तो दिखा दीजिए। हमें दुख होता है। एक आध नाम बता दो, एक आध नाम बता दो। टेक्निकली एनसीआरबी के आंकड़े अलग अलग होते हैं, ठीक है। रमनीश वत्स साहब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार सेकंड फेज में भी जो कल वोटिंग होगी, जब लोग ईवीएम का बटन दबाएंगे तो लोगों के जहन में कानून व्यवस्था का मसला होगा क्या? जब वो सोचेंगे कि देखिए अगर आपने ईवीएम में किसका बटन दबा दिया, अगर गलत व्यक्ति का बटन दबा दिया या फिर पिछली सरकार वाले का बटन दबा दिया, तो उनके जहन में चलेगा क्या कि हाँ जो बातें बीजेपी बार बार कह रही है वैसा होता था। कुंदन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है सामने। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ आप देखिए, सहारनपुर भी है, देवबंद, दो तरह का मैं बताना चाहता हूं कि सहारनपुर और देवबंद में क्या अंतर है। सहारनपुर वही जगह है जहां पे एक भीषण दंगा हुआ 2013 में, जिसमें कितने हजारों लोग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, दोनों के दोनों लोग, लेकिन खास करके जाट समुदाय को किस तरह से किया गया था आप सबको पता है कि जाट समुदाय को नस्ल-नाबूद कर दो, उनके कुल का नाश कर दो, इस तरह के बयान जारी किए जाते थे और हुए। लेकिन आप बताइए 2017 से लेके 22 तक में कितने दंगे हुए, कितने लोग बेघर हो गए। फिर देवबंद में हम सब जानते हैं कि देवबंद आज ATS सेंटर के नाम से जाना जाता है 2022 में। इसके पहले चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल साहब, रमनीश वत्स, शुभेंदु अवस्थी और सुरेंद्र शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो लोगों ने अपने मुद्दे तय कर लिए होंगे। अभी तक लोगों ने पिछले 5 साल में जो महसूस किया वो तय है। लोग अपने बच्चों का भविष्य तय करने के लिए, अपना भविष्य तय करने के लिए, राज्य का भविष्य तय करने के लिए और देश का भविष्य तय करने के लिए कल अपने घरों से निकलेंगे। उत्तराखंड में, गोवा में और उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में खबरों पर नजर हमारी बनी रहेगी। चुनाव से जुड़ी हुई हर तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।